बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANC डिजिटल और मैं हूं अजहर इकबाल। प्रोग्राम का नाम है बेबाक, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा अपने बेबाक तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों जब मुल्की सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखी जा रही थी, ऐसे में वतन अजीज़ में एक क़यामत सुगरा बर्पा हुई सैलाब की तबाहकारी की सूरत में। जहां सैलाब के साथ इंसानी जानों का ज़िया हो रहा था, वहां हमारे लीडरान, वहां हमारे कौमी लीडरान, वहां हमारे कौमी रहनुमा जो है वो सियासत खेलने में मसरूफ़ थे। अगर एक हालिया रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके मुताबिक देखा जाए तो अब तक तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद अफराद सैलाब की तबाहकारी से मुतासिर हुए हैं। 6 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज़ायद मवेशी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। और जहां तक जानी नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है तो लगभग 1000 के करीब कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। दूसरी तरफ जब सैलाब की ये तबाहकारी जारी और सारी थी तो हुक्मरान टोला बशमूल जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो सियासत खेलने में मसरूफ़ थे। PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत 1 सितंबर तक मंजूर हो गई है और इसके हवाले से भी बात करेंगे डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा साहब से। और आपको ये भी बताते चलें कि डॉलर थोड़े अरसे के लिए एकदम से कम कीमत पर आया, रुपया थोड़े अरसे के लिए थोड़ा तगड़ा हुआ, लेकिन अब फिर से रिवर्स गियर लग चुका है और डॉलर की कीमत फिर ज़्यादा होती चली जा रही है, रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा साहब गुज़श्ता 30 साल से रूस के शहर मॉस्को में मुकीम हैं। वो पाकिस्तानी निजाद रूसी शहरी हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारी कोशिश हुआ करेगी कि हम हर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से रूस से मुतल्लिक भी कोई एक आधा सवाल किया करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाक प्रोग्राम के इस एपिसोड नंबर 1 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, सैलाब की तबाहकारी जारी है, लोगों में पहले की तरह जोशो खरोश नहीं है जो कभी हम देखते थे। 2010 में भी बड़ा भयानक सैलाब आया, इसके पहले 2005 में बड़ा हौलनाक किस्म का ज़लज़ला उससे कौम ने जो है वो भुगता। तो हर ऐसी आजमाइश में, हर ऐसे मौके पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इमदादी सरगर्मियों में। अब के बार कुछ वो जोशो खरोश हमें नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने मुतासरा अफराद या ख़ानदान को 24-24 हज़ार रुपये की इमदाद का ऐलान किया। आपके ख़्याल से क्या ये इमदाद काफ़ी है और इसमें लोगों को अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए? देखिए, जो कुदरती आफ़ात जो होती हैं वो तमाम मुल्कों में आती हैं और दूसरे मुल्क जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो वहाँ चीज़ें बिल्कुल और तरह होती हैं। आपका ये कहना कि लोगों में जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा, किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मुकम्मल दुरुस्त इसलिए नहीं होता कि लोगों में जोशो खरोश जब पानी उतर जाया करता है सैलाब के बाद तब जोशो खरोश आया करता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त इस तरह है कि पाकिस्तान की एक तो मईशत बहुत दगरगूं है, दूसरे मईशत जब दगरगूं होगी तो लोगों को अपने पेट भरने के लिए पैसे दरकार होते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो आलमी हवाले से मईशत वह बहुत ख़राब है, हम एक अजीब इब्तला से गुज़र रहे हैं, सियासी इब्तला से गुज़र रहे हैं। अब आपने कहा कि 24,000 रुपये दिए, अगर आप 24,000 को 6 लाख से ज़रब देंगे तो कितने बन जाएंगे? जब आपके ख़जाने में पैसा ही ना हो, जब आपको दूसरे ममालिक से कर्ज़ लेना पड़े। लेकिन ये सारी चीज़ें ये है कि हम इससे ये नहीं कर सकते कि लोगों की हेल्प करना छोड़ दें, लोगों की मदद ना करें। हमें गैर ममालिक से इमदाद लेनी होगी, डोनेशंस लेनी होंगी और वक्त के साथ ये इस तरह बेहतर हो जाएगा। रहा सियासतदानों का मामला कि वो क्यों इस सिलसिले में ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं, तो उसकी वजह ये है कि एक अजीब वक्त पे सैलाब आया जब एक ज़ोर शोर से सियासत के बारे में सूरत हाल आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे तहरीक अदम इत्मीनान मंजूर हुई, उसके बाद PDM की हुकूमत आई, उसके बाद
इमरान खान साहब फिर दोबारा मैदान में आए और उन्होंने लोगों को फिर कॉल देना शुरू की, फिर उन्होंने इजलास जल्द से करने शुरू किए। तो एक ऐसे वक्त में सैलाब आया है जब लोग बटे हुए हैं। तो अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। और 24,000 ये वैसे तो बहुत कम है, लेकिन हैं तो सही, कुछ ना कुछ तो है। ये भी ना होता तो क्या कर लेते। सूरत हाल ये है कि अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी वो लोगों के पास पहुँचे तो कुछ लेके नहीं गए थे, लोगों ने उनको लौटा दिया। एक रद्द-ए-अमल होगा इसका, लोग इसका सियासत पे असर पड़ेगा, इसका मईशत पे भी असर पड़ेगा और सियासत पे भी असर पड़ेगा। तो लोग इंशाल्लाह पुरजोश हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जब पहुँचे हैं सैलाब ज़दगान के पास तो उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज हुआ है? नहीं, उनके ख़िलाफ़ नहीं एहतजाज हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बैरूनी ममालिक से हमें इमदाद मिलती थी पहले, मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि 2005 के ज़लज़ले का मौका हो या फिर उसके बाद 2010 का सैलाब हो, अब उस तरह से आपको बैरूनी ममालिक से भी वो इमदाद नहीं मिल रही। इसकी वजह कहीं अदम एतमाद तो नहीं है, या लोगों को इस चीज़ का ख़दशा है कि क्या हम जो डोनेशन देंगे हुकूमत पाकिस्तान के फ़ंड में जमा करवाएंगे, या दूसरे जो फलाही इदारे हैं उनको अगर हम जमा करवाते हैं तो सही मुस्तहकीन तक वो अमाउंट नहीं पहुंच पाती, या वो इमदाद? किसी भी मुल्क के मिजाज का, किसी भी मुल्क के सियासी रवैयों का, किसी भी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का सारी दुनिया को इल्म होता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ जो है इन्फ्रिंजमेंट होती है, कहाँ प्रिफरेज होती है, कहाँ पैसा ज़ाया जाता है, कहाँ खाया जाता है। लेकिन इंसानी आफात जब आती हैं तो दूसरे लोग आपको उन ममालिक की हेल्प ज़रूर करते हैं, वो डोनेशंस देते हैं। अब अगर वो नहीं दे रहे तो ज़ाहिर है हर मुल्क का अपना मसला होता है कि फ़ौरी तौर पे तो उन्होंने अलहदा पैसे नहीं किए होते कि वो पाकिस्तान को दे दें या बांग्लादेश को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, तो वो देंगे और दे रहे हैं। जैसे अभी फ़ौरी तौर पे उन्होंने $50 करोड़ जो एक अच्छी अमाउंट है, तो लोगों को कम से कम ग़िज़ा देने के लिए, लोगों को कम से कम टेंट्स देने के लिए वो देंगे, ज़रूर देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि उनका हम पे यकीन नहीं है। यकीन तो क्या हो सकता है, जो उन्हें हमारे मालूम है कि हम कैसे लोग हैं, तो उतना यकीन तो वो कर ही लेते हैं जितना कर लेना चाहिए। जैसे आपके NGOs को जो इमदाद मिलती है वो पहले से जान रहे होते हैं कि इसमें से 30 से 40 या 50 या 60% जो है ना वो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन वो देते हैं ताकि लोगों का कुछ ना कुछ भला हो। सर, इमरान खान को 1 सितंबर तक ज़मानत मिल गई है और अब वो कुछ अरसे के लिए सही बेशक अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो छोड़ कर तो सैलाब ज़दगान की मदद को पहुँचे हैं, उनकी ख़बरगिरी को पहुँचे हैं। मुझे ये बताइए कि इससे कितना उनको सियासी फ़ायदा होगा, और अगर 1 सितंबर के बाद इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो क्या आप नहीं समझते कि वो दोबारा एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म हो रहा है, या दोबारा वही माहौल बनता जा रहा है? और अगर वो बच गए तो आप क्या समझते हैं कि वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे हुकूमती इत्तेहाद के लिए? आपके सवाल को असल में दूसरी तरह होना चाहिए था। खैर, वो जैसे आपने सवाल किया उस हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि इमरान खान फ़िलहाल मकबूल लीडर हैं, मकबूल रहनुमा हैं, तो उन्हें सबसे पहले जो ही सैलाब की तबाहकारी एक ख़ास हद तक आई थी, उन्हें इस पे फ़ौरी तौर पे रद्द-ए-अमल करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, देर कर दी। अच्छा, फिर ये कि सैलाब जो है खैबर पख्तूनख्वा में आया जहाँ उनकी हुकूमत है, सैलाब पंजाब के जनूबी हिस्से में है जहाँ उनकी हुकूमत है। इन्हें बहुत तेज़ी से पे रद्द-ए-अमल करना चाहिए था। अब अगर उन्होंने किया है तो ये नहीं कि वो उससे सिर्फ सियासी मफाद लेंगे, वो भी चाहते हैं कि लोगों की मदद हो। हम किसी के अज़ाइम पे, किसी के इरादों पे, किसी के जज्बे पे हम शक नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप किसी की मदद करते हैं कि या मदद ना भी करें या कुछ भी आप सरगर्मी करें, तो आपके इसमें मफादात अपने ज़रूर पोशीदा होते हैं। अब आपने पूछा कि उनको कितना फ़ायदा होगा, उनको उतना ही फ़ायदा होगा जितना दूसरी जमातें हेल्प करेंगी लोगों को, उतना ही फ़ायदा होगा। इस वक्त जो सब सामने आया है मीडिया या प्रेस के हवाले से, वो सिर्फ एक तंजीम सामने आई है, अल-खिदमत,
अल-खिदमत जमात इस्लामी की जाली इमदादी तंजीम है। मैं बावजूद इसके कि हमेशा जमात इस्लामी के हक़ में नहीं रहा, लेकिन मैं आज उनकी तारीफ़ करता हूँ। वो लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों का भला हो रहा है, लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं, और जो नहीं कर रहे उनके बारे में लोगों में बददिली फैलेगी। और ज़ाहिर है अगर इंतखाबात अगले साल हुए तो लोगों के दिलों में वो कदभी जाएगी नहीं, लोग उसका रद्द अमल ज़रूर देंगे, चाहे वो इमरान खान के हक़ में या ख़िलाफ़, चाहे वो पीपल्स पार्टी नून लीग या जो भी जमात है उनके हक़ में या ख़िलाफ़ ये रद्द अमल आएगा। क्योंकि लोग जब आफात आती हैं उसमें लोगों पे बहुत ज़ोर होता है, बहुत बोझ होता है, और उससे जब वो गुजर नहीं सकते तो ज़ाहिर है उनका एक रद्द अमल कुदरती फितरी अमल है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपने कहा कि इमरान खान की ज़मानत है 1 सितंबर तक, उसके बाद अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो मेरा ख्याल है कि वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। मुझे नहीं पता, ये तो अदालतों का काम है, लेकिन जैसे उनका मिजाज है वो मुआफ़ी नहीं मांगते, लेकिन इस बार वो मुआफ़ी शायद मांग लें और वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। और अगर उस पर लीनियंट होगा इसका, अगर वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए, उनकी ज़मानत मंजूर कर लेनी चाहिए। चूँकि सूरत हाल सैलाब की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं। अगर इस तरफ चले गए लोग जुलूस हंगामों की तरफ, जल्द से जुलूस की तरफ, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, तब जो काम हो रहा है वो भी रुक रह जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कुछ रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी इनको बचाया जा रहा है, इमरान खान को, ये अभी भी लाडले हैं। तो कहीं आपका इशारा उसी तरफ तो नहीं है कि आपको लगता है कि इनको गिरफ्तार किया ही नहीं जाएगा? नहीं, मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है, मेरा इशारा नहीं है। मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और आपको मैं पहले बता दूँ कि तज़कियाकार कौन होता है। लोग तो ये समझते हैं तज़कियाकार बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मालूमात होती है, ऐसी बात नहीं होती। तज़कियाकार जो आपके पास पहले से मालूमात होती हैं, जो आप तारीख़ से चीज़ें हासिल करते हैं, जो आप रवैयों से देखते हैं, उनको मिला के ऐसे जैसे तज़कियाकार ऐसे होता है जैसे बढ़ई। कोई बढ़ई 3 टांगों वाली मेज़ बना देता है, कोई 4 टांगों वाली मेज़ बना देता है, कोई त्रिकोण बना देता है, कुछ मुस्ततील बना देता है, अंदाज़े ही होते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि उन्हें गिरफ़्तार करना चूँकि मुनासिब नहीं, इसलिए अदालत भी लीनियंट होगी। अदालत भी हमारे यहाँ रहती है ना, अदालत ठीक है कानून के मुताबिक तो चलती है। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया जाएगा? नहीं मांगेंगे तो प्रोसेस है, उस पर चलेगा। अच्छा सर, डॉलर की बात करते हैं। डॉलर तकरीबन 250 रुपये तक पहुंच चुका था और एकदम से इकॉनमी में थोड़ी बेहतरी आई, स्टेबिलिटी आई, जिस पे हुकूमत जो है वो शादियाने भी बजाने लगी और डॉलर जो है वो 250 से चलता चलता 214-15 रुपये तक आ गया। अभी गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में वो एकदम से फिर रिवर्स गियर देखने को नज़र आ रहा है कि लग गया जैसे, और डॉलर जो है वो फिर 230 रुपये तक पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। आज शाम तक की जो फिगर आएगी शायद उसके मुताबिक 230 को क्रॉस कर चुका होगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि रूस को भी इसी तरह के मसाइल दरपेश रहे हैं एक लंबे अरसे, ख़ुसूसन जब डिक्लाइन फॉल हुआ तो सोवियत यूनियन का जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जो मईशत की हालत थी वो हालत ज़ार, उस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं, हमारे देखने वालों को कुछ पता चले। और फिर उसके बाद डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है ये तो मैं ख़ुद भी देखता रहा हूँ ज़माने तालिब इल्मी में जब मैं रूस में मौजूद था, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे काबू में लाया जा सकता है? डॉलर, आपको शायद इल्म हो कि डॉलर एक सिस्टम के तहत दुनिया भर की करेंसियों से जुड़ा हुआ और डॉलर कभी भी कमज़ोर नहीं होता, लेकिन जो मजबूत डॉलर है वो अमेरिका के लिए दोधारी तलवार है, क्योंकि इस डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो डॉलर की अब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है या बढ़ा है या फिर पीछे जा रहा है, इसकी वजूहात में एक तो हमारी मईशत का ख़राब होना, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका, एक हमारी सियासत का गैर यकीनी होना, और एक यहाँ की जो कार्टेल होते हैं जो डॉलर ख़रीदते बेचते हैं, उससे ये असर पड़ा है। डॉलर की असल कीमत इतनी नहीं है जितनी ये दिखाई जा रही है। ये डॉलर की कीमत, हाँ ये नहीं कि डॉलर की कीमत 150 पे आ गई, डॉलर की कीमत 200 तक तो जाएगी। आखिरी जो रुक सकता है वो 200 पे रुक सकता है। आपने पूछा कि रूस के ऐसे हालात हुए थे और रूस किस तरह निपटता रहा, तो होता ये है कि पहले भी पाकिस्तान में भी ऐसे था और रूस में भी ऐसे था कि
सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेयर करता है, वो डॉलर जो है थ्रो करता है फॉरेन एक्सचेंज में, उससे उसकी कीमत आपके अपनी करेंसी की कीमत ज़रा बेहतर होती है। लेकिन ये एक आर्जी प्रोसेस होता है, मैं चूँकि माहिर मईशत नहीं हूँ, एक आर्जी प्रोसेस होता है और उसके बाद वो फिर फ्लक्चुएट करने लग जाता है, फिर वो ऊपर चला जाने लगता है। तो सूरत हाल तब बेहतर होगी जब हमारी सियासत और मईशत किसी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये रूस वाले हालात हैं, ये पाकिस्तान के ख़ास हालात हैं, या असूली तौर पे एक तो दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन चल रहा है। कोविड-19 के 3 साल के बाद दुनिया में बहुत सारे मसाइल जो हैं मुँह फाड़े खड़े हैं, जैसे मुलाजमतें ख़त्म हो गई, जैसे बहुत सारे जहाज़ ग्राउंड हो गए और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। इसमें सारी दुनिया की मईशत जो है वो एक अजीब हिजान के आलम में है। तो पाकिस्तान की मईशत दुनिया से अलहदा नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के ख़जाने में उतनी रकम नहीं है जो इसको स्टेबलाइज़ कर सके। अब पता नहीं किसने क्या किया, लेकिन ये तो है कि बताया जाता है कि मुआहदे करके IMF के साथ पिछली हुकूमत चली गई और इस हुकूमत को उन मुआहदों को दुरुस्त करने के लिए तो इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ा। वो खुद तो नहीं बढ़ाया करते, लेकिन ऐसा हुआ। अब जैसे कि अखबार में आज मैंने पढ़ा कि इन्फ्लेशन 41-42 की तरफ जा रही है, जो बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम किए जाने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़ाहिर है जब तक आपको दूसरे ममालिक फॉरेन करेंसी की इमदाद नहीं देंगे तब तक ये दुरुस्त नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई के जो बढ़ते हुए असरात हैं उसकी बुनियादी वजह एक, जहां दूसरी वजूहात हैं वहां पर बुनियादी वजह रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी है। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक अपने एनर्जी के लिए ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो रूस पर करते हैं, और ये महंगाई का जो जिन जिसे कहा जाता है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक भी इसकी जद में आ गए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह रूस की तरफ से रूस पर जो लगाई गई पाबंदियाँ और तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। तो आप हमें ये बताइए कि रूस और यूक्रेन का बुनियादी तौर पर तनाज़ा है क्या, इसकी बुनियादी वजह क्या है इस जंग की? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि रूस नाम का कोई मुल्क सुफ़ाह हस्ती पे था ही नहीं। आप रूस रहे हैं, आपको पता है कि इसका नाम यूक्रेन नहीं है, उक्राइना है, यानी कि हिंटरलैंड जो आखिरी सिरा था रूस का। तो जो तारीख़ में जो रूस होता था उसे कहा जाता था कीफ्स की रूस, क्योंकि कीफ के शहज़ादे ने तमाम जो रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके रूस बनाया था, और उस वक्त से एक मुखासमा चली आ रही है। फिर ये जो यूक्रेनी थे चूँकि मगरबी यूरोप के नज़दीक थे, जहाँ पे सनती इनकलाब पहले आ गया था, और ये लोग वहाँ से माल ख़रीद के तो लोगों को रूस में आके महंगे दामों बेचा करते थे। एक तारीख़ी सारा सिलसिला है। फिर जब ये सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद यूक्रेन एक मुल्क था, चूँकि यूक्रेन को बनाया ही कम्युनिस्टों ने था अपने ज़माने में, और उसके बाद सूरत हाल बिगड़ी आखिर में। अब हम तवील नहीं बात कर सकते, बिगड़ी आखिर में तब जब ज़ेलेंस्की ने आके रूसी ज़ुबान को वहाँ पे ममनू करार दे दिया। इससे पहले जंग तो लड़ाई तो 2014 से जारी थी, और उसमें दो अपने तौर पे आज़ाद हिस्से में बन गए थे मशरक़ी यूक्रेन के। टर्निंग पॉइंट ये था कि रूस को रूसी ज़ुबान, चूँकि अब जब आप रूसी ज़ुबान को पढ़ने से, लिखने से, उसे बोलने से इनकार करेंगे तो वो एक बड़ा हिस्सा, और इससे पाकिस्तान के लिए भी सबक है। जैसे हमारे यहाँ हमारी इलाकाई ज़ुबानों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, तो उसी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे सूरत हाल पैदा होती है कि बांग्लादेश बन जाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। मौज़ूआत और भी थे आपसे गुफ्तगू करने के लिए। उम्मीद है कि आज के इस बेबाक का पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।